Welcome to Akhand Vidyashram, the first of impeccable wisdom. Chandar, the spiritual science of the moon. मेरा धर्म अखंडता, impeccable wisdom. My greatest discovery, अनमोल आविष्कार, दिव्यांग, जिसके साथ कुदरत के सारे खूबसूरत चीज़ें बनी हैं। दिव्यांग के आधार पे ही हम सब चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे एक कहानी से शुरू करना पड़ेगा। मून मेरे लिए एक मान्य विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर मुझे खुशी की बात है कि पहली स्पिरिचुअल साइंस जो कंसेप्ट मैंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से श्री माता वैष्णो यूनिवर्सिटी में लिया था वो 2005 में है। और पहले 3 महीने तक मुझे पता नहीं था कि एक मेडिकल डॉक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी में नहीं होकर एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जिसमें कॉलेज ऑफ साइंस है, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी है, कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट है, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं है, वहाँ के कैसे फिट हो पाएगा मुझे पता नहीं था। मगर 4 महीने के बाद श्री माता वैष्णो यूनिवर्सिटी में फर्स्ट यूथ फेस्टिवल हुआ था, अप्रैल 6 से 9 तक। तब मैनेजमेंट वालों ने मुझसे गुजारिश की थी, पूछा था आपका एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, क्या आपका चैरिटेबल ट्रस्ट सोविनियर बनाने में हमारी मदद कर सकता है। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं करने के लिए तैयार हूँ, मगर 2 कंडीशन है। कंडीशन ये, खर्चा जितना भी होगा मैं कर दूंगा, मगर उसको पूरा डिज़ाइन, कंपाइलेशन हो, डिज़ाइन हो, कंसेप्ट हो, जो भी मेन चीज़ें हैं वो मेरा काम होगा, उसमें दूसरे किसी की प्रदर्शन नहीं होगी। और मुझे खुशी की बात है कि वो मान गए और मुझे सोविनियर का इंचार्ज बना दिया गया। और मैंने ये चीज़ जो पिक्चर इसमें देखी है उसमें पंचभूतों को मैंने पहली बार पेश करने की कोशिश की है। ये कंसेप्ट सबको अच्छा लगा था और मुझे खुशी है ये करने के बाद इसके कंटेंट्स के कारण मुझे पूरी मान्यता वहाँ पे मिली है। जो एक दिन ज़िंदगी में पहली बार 53 ईयर्स या 54 ईयर्स की उम्र में पहली बार किसी यूनिवर्सिटी में काम करने के लिए जा रहा है और पहला काम ले रहा है, और वो 0 लेवल से शुरू होता है। मगर एक छोटे से काम के कारण, इस डिज़ाइन के कारण, इस किताब के कारण, इस सोविनियर के कारण मुझे कुछ ही महीनों में वो मिला जो शायद आज तक किसी को नहीं मिला हो। नॉन एंटिटी से यूनिवर्सिटी का नंबर 2 पे आ गया था। इसके आधार पे मुझे 1 मैन एडिटोरियल बोर्ड बनाया गया था। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी है, डीन ऑफ स्टूडेंट हूँ, मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल हूँ, एकेडमिक काउंसिल हूँ, और सारी जनता में है। और हर स्टूडेंट को मेरे पास रहना पड़ेगा, मुझे सुनना पड़ेगा, और जो कुछ आगे हुआ है वो अपने आप में मिसाल है। तो मेरा मानना है कि मून मेरे लिए एक माननीय चीज़ रही है, और ये माननीय चीज़ मून से शुरू हुई है, चंद्र से शुरू हुई है, चंद्रन से शुरू हुई है। इसके लिए मैं ये पिक्चर के साथ शुरू कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं सागर मंथन पे, चर्निंग ऑफ प्राइमरी डिल्यूशन। जैसे मैंने कहा है कि देवी देवताओं ने और असुरों ने मिलकर अमृत लेने की कोशिश की थी, उसके लिए ये कहानी शुरू हुई है। और अमृत पाते पाते काफ़ी चीज़ें जो उभर के आई हैं वो चीज़ें इस पिक्चर में नज़र आती हैं। और इनमें एक चीज़ जो राइट ऑन टॉप सबसे ऊपर आप देखते हैं वो चंद्र है। अब चंद्र को समुद्र से कैसे निकाला गया है, क्यों देखा गया है, शायद मैंने यही चीज़ 2006, आज से 18 साल पहले उस रिफ्लेक्शन में डाल दी थी। और जो टाइटल है उसमें भी मैंने प्रतिबिंब को ही डाला है, प्रत्यक्ष को ही डाला है। तो शायद इसमें इतनी मान्यता थी कि इसे हमारे ऋषि महर्षियों ने सागर मंथन से भी नीचे से उभार के लाया है। मगर क्या लाया, क्यों लाया है, किस लिए लाया, मुझे कोई पता नहीं है। मगर मेरी कोशिश है मैं अपनी समझ के हिसाब से मून की वो खूबियाँ दुनिया के सामने पेश करूँ जिसके आधार पे मेरे लिए मून बहुत ही माननीय है। सबसे पहले मैं आपको नवग्रह जो हमारे मंदिरों में ढाले गए हैं, जिसमें 9 ग्रह हैं, जैसे इस पिक्चर में देखें, राइट ऑन टॉप नॉर्थ वेस्ट में केतु है। मुझे क्या चीज़ है, ये कहा जाता है कि ये
राहु की बॉडी है। तो उस तरीके से देखा जाए तो मैं यही कह सकता हूँ कि ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है। दूसरा जो है वो जुपिटर है, वो गुरु है। तीसरा जो है वो मरकरी है, जो बुधा है। नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा सैटर्न है, शनि देवता है। सेंटर में सूर्य भगवान है, वो कुल देवता हैं। राइट में वीनस है, जो शुक्रन है। उसके नीचे आ जाए तो चंद्रन है, मार्स है, मंगल है, जो कुजा है, और दूसरी तरफ राहु है। मगर राहु की पिक्चर में मैंने पृथ्वी को डाल दिया है, क्योंकि 9 ग्रह में पृथ्वी नहीं है। तो जो हेड ऑफ राहु है वो पृथ्वी है, और केतु एस्ट्रॉयड बेल्ट है। अब इन चीज़ों के कारण आप 9 चीज़ों को 9 अच्छे तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये भी मेरे लिए एक माननीय चीज़ है। अब इसे देखते हैं। 9 प्लैनेट, नवग्रह। सेंटर में सूर्य है। नेक्स्ट मरकरी है, बुधा है। फिर वीनस है, शुक्रन है। देन अर्थ है, वो राहु है। मून है, चंद्र है। मान मंगल है, पूजा है। एस्ट्रॉयड बेल्ट केतु है। जुपिटर गुरु है। सैटर्न शनि है। अब इस तरीके से देखा जाए तो सोलर सिस्टम के 9 ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं जो दुनिया को इन्फ्लुएंस करते हैं, इस देशों में देखे जा सकते हैं। मगर मुझे अडे अफसोस से कहना पड़ता है कि केतु को, जो एस्ट्रॉयड बेल्ट को, वो मान्यता नहीं दी गई है, और ना ही हम मून को सूर्य पृथ्वी से अलग समझते हैं। अब ये 9 के आधार पर मैं समझ सकता हूँ कि जो मैंने योगदान दिया है वो काफ़ी माननीय होगा। अब जपमाला, जिसमें हमारे सनातन धर्म के लोग पूजा पाठ में मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उसमें 8 माला हैं। ये 108 माला जपमाला जो रोज़री में क्यों है, इसको मैं समझने की कोशिश करते हैं। तो डायमीटर ऑफ मून इज 3560 किलोमीटर्स। ये डायमीटर की बात कर रहा हूँ। और डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ इज 384 किलोमीटर्स। अब 384 400 को 356 से डिवाइड करो तो यू गेट 108 नंबर्स। क्या ये इत्तेफाक है? शायद हमारी देवी देवता जी जानते हैं 108 की मान्यता है, हमें 108 को ही मानना चाहिए। तो अर्थ और मून के बीच में, चंद्रन के बीच में 108 अर्थ ये मून फिट हो सकते हैं, यही मैंने दिखाने की कोशिश है। यही कंसेप्ट 108 मंत्रों में है। क्या ये कोइंसिडेंस है? कुदरत की देन है। ये एक है। अब इसी चीज़ को एक और माध्यम से हम देखें। डायमीटर ऑफ अर्थ इज 12,720 किलोमीटर्स और डायमीटर ऑफ सन इज 1391400 किलोमीटर्स। अब जब 1391400 किलोमीटर जो सन का डायमीटर है, उसके अर्थ के डायमीटर से हम डिवाइड करें तो 108 ही आता है। क्या ये भी इत्तेफाक है? सूरज और चांद के बीच में भी है, चांद भूमि और आकाश सूर्य के बीच में भी है। क्या ये दोनों इफेक्ट हैं? तो अगर आप सूरज के डायमीटर या सरफेस पे देखें 108 हम अर्थ एलिमेंट को लगा सकते हैं। क्या ये भी कोइंसिडेंस है? नहीं है। और मैंने अपने पिछले वीडियो में ये भी बताया था, जो निरंकार निर्गुण ब्राह्मण जब प्रकाश बनता है तो वो एफल्जेंस बनता है, वो पंच आकाश कोश बनता है। आकाश कोश के 5 हिस्से हैं और उसका कंटेंट 540 है और हर एंगल आप में 108 है। क्या वो भी इत्तेफाक है? या आप दिव्यांग के 10.34419 को अगर मल्टीप्लाई करें विद 10.344, ये भी इत्तेफाक से 108 आता है। क्या ये भी इत्तेफाक है? नहीं, ये कुदरत की देन है। कुदरत ने हर चीज़ जो भी बनी है वो अर्थमेटिक डिवाइन मैथमेटिक्स से बनाई गई है, जो कुदरत की देन है। मैन मेड मैथमेटिक्स नहीं है जो हम स्कूलों में पढ़ते हैं, पढ़ाया जाता है। और यही डिवाइन मैथमेटिक्स जो वेद उपनिषद में है और जिसे आकर मैंने दिव्यांग तक लेके आया हूँ, अब उसके माध्यम से ही दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यही जीवन का सत्य है। अब कौन से गॉडेसेस ऐसे हैं जिनमें आप मून को देख सकते हैं?
पृथ्वी का निर्माण गॉडेस गायत्री या आइसोमर्स और नियॉन 21 से शुरू हुआ था, नियॉन 22 पे आया है, फिर नियॉन 21 तक आया है। तो इन सब में भी मून का रिफ्लेक्शन ज़रूरी है। अगर सूर्य देवता हैं, उसकी प्रतिबंध जो हमें मिलती है, शांति देती है, वो मून ही है और उसके फेजेस के साथ चलती है। जो धूज का चांद या क्रिसेंट है, वो पानी की भी पहचान है, रिफ्लेक्शन भी है। ये भी एक खूबसूरत चीज़ है। और ये पिक्चर, जो वो पिक्चर भी मेरी है, ये पिक्चर भी मैंने है, जिसने शिव शक्ति को बनाया है या शक्ति या पार्वती को बनाया है। इसमें भी आप मून को आसानी से सर पे देख सकते हैं, क्योंकि शिव जी कहीं ना कहीं मून के साथ जुड़े हैं। गायत्री भी जुड़ी है, शक्ति भी जुड़ी है। अब ओम, जिसे मैं 1974 में 50 साल पहले बनाया था, इसमें भी आप देख सकते हैं कि मांडूक्य उपनिषद के आधार से आकारा लोअर एब्डोमेन है, यूकारा यू चेस्ट है, सीना है, माँ वो दिमाग है, मस्तिष्क है। उसके ऊपर जो सृष्टि आती है तो वो क्रिसेंट फॉर्म में आकर उसके बीच में ही तुल्य है, या सृष्टि का निर्माण है। ये खूबसूरती भी आज से 50 साल पहले, जब मैं इन विषयों में बिल्कुल नहीं था, एक स्टूडेंट था, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट था। अब 5 मून्स 5 हेड्स ऑफ लॉर्ड शिवा में भी आप देख सकते हैं 5 सर हैं, तो इनके पंचभूता हैं और हर पंचभूता में मून है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं मून में इतनी क्षमता है कि मुझे अगर सृष्टि की वो चीज़ जाननी है, अकेले जाननी है, मेरे लिए मून बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मेरे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों मैं बार बार मून को ही देखता हूँ, उसकी रिफ्लेक्शन। जब से मैंने स्पिरिचुअल साइंस में शुरू किया है, 2005 से मैंने शुरू किया था श्री माता वैष्णो यूनिवर्सिटी में, और पहला काम 2006 में मून की प्रतिबिंबिका या रिफ्लेक्शन या मिरर इमेज से शुरू हुआ है। कैसे हुआ तब मुझे पता नहीं था, मगर आज समझ आ रही है कि क्या है, क्यों है और किस लिए है। और जिसने भी मून, चंद्र और पृथ्वी तीनों का संतुलन समझ लिया है, वो वेदों को समझ लेगा, उपनिषद को समझ लेगा, सनातन धर्म को समझकर कुदरत के साथ एक हो जाएगा। और मैं जानता हूँ मेरे अंदर जो प्राकृतिक शक्ति है, ईड़ा है वो मून है, पिंगला है वो सूर्य है, और सुषमा कहीं ना कहीं भूमि के साथ जुड़ा हुआ है। तीनों का जानकर ही मैं तंत्र विद्या के माध्यम से यहाँ तक पहुँचा हूँ। तंत्र विद्या के माध्यम से ही मैंने दिव्यांग को भी पाकर दुनिया के सामने पेश किया है। आगे चलते हैं। अब मैं वो चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ जो शायद आज तक किसी ने नहीं पाई है पूरी दुनिया में। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यहाँ तक पूरी दुनिया एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ हूँ। मैं मून को जानता हूँ, मून की खूबी को जानता हूँ, इसलिए शायद इस चीज़ को पूरा कर पाया हूँ। आप इस पिक्चर में देखिए, ये वो पिक्चर है जो मेरे हिसाब से बेस्ट पिक्चर है और एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से मैंने ली है। और इसके आधार से मून के 3-4 फेजेस ही हैं। अगर पहले फेज़ में देख लेंगे तो ब्लीडिंग है जो 5 दिन की है। सेकेंड फेज़ जो है वो सेक्रेटरी फेज़ है, या ना प्रोलिफरेशन फेज़ है, उसके 8 दिन है। ब्लीडिंग है, प्रोलिफरेशन है, उसके बाद ओवुलेशन आती है, उसके बाद सेक्रेटरी फेज़ आ जाती है, जो 5, 8 और 13 का संगम है। 5, 8 और 13 अपने आप में 26 नंबर आ जाते हैं, मगर ये नहीं है। और मैं जानता हूँ ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल इसलिए कहा जाता है कि इसकी जो परिभाषा है वो मून के साथ जुड़ी हुई है, और मून भी पृथ्वी को बनाने के लिए है और माता भी पृथ्वी के लिए जननी है। उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी मून के साथ ही जुड़ा है। तो मून के 29.52 डेज होते हैं, ये 26 है। इसका ये मतलब कि हमने 3.52 डेज को कहीं नहीं मान्यता दी है। अब अगर इस पिक्चर को हम देखें 5, 8, 13, तो 3.52 कहाँ आना चाहिए? अगर मैथमेटिशियन हैं, फाइबोनाची सीक्वेंस को जानते हैं,
तो साफ सुथरा आ जाता है कि ये चीज़ 3 दिन ब्लीडिंग के 5 दिन से पहले होनी चाहिए। ये एक विचारधारा मुझ में आई थी। अब उस विचारधारा को समझकर मैंने अपने ज्ञान से, अपने जो समझा था और डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन जो देखी थी, उसके आधार पे मैंने नया मेंस्ट्रुअल साइकिल बनाया है, जो कुदरत को वो देगा जो कुदरत ने मून को ध्यान में रखते हुए, ये बताते हुए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल मून के साथ जुड़ा हुआ है, ये मून से बिल्कुल मिलता जुलता है। अगर परफेक्ट देखना है तो मून को ध्यान करके मेंस्ट्रुअल को भी मून के साथ ही जुड़ा हुआ साइकिल के साथ है। अब हम उस पिक्चर को देखते हैं और दुनिया को बताते हैं कि हम साइंस वाले भी कितनी गलतियां करते हैं और उन गलतियों को ठीक करने के लिए हमें स्पिरिचुअल साइंस का होना ज़रूरी है। आप डिवाइन डिज़ाइन ऑफ नेचर में देखें, ऊपर चांद है, फिर उसकी वो फेजेस हैं और इसमें मैंने दिखाया कि 29.52 डेज़ हैं, 26 नहीं है। इनमें 3.5 डेज़ आप देख सकते हैं कि इसमें मिसिंग है। और दिव्यांग सीक्वेंस कहिए या फाइबोनाची सीक्वेंस कहिए तो 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 और 145। उसमें देखें तो ये कहीं ना कहीं 3, 5, 8 और 13 के बीच में पड़ता है, वो 29 बन जाते हैं। और 0.52 ओवुलेशन के साथ जुड़ा हुआ है। ये विचारधारा मुझे मून से ही मिली थी, इस पिक्चर से ही मिली थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने बाकी सारे ज्ञान जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दूसरी चीज़ों में पढ़े हैं, मेडिकल साइंस डॉक्टर हूँ, नाता हूँ, जानता हूँ पेशेंट को। 30 साल तक मैंने डेली 80 to 90 पेशेंट देखे हैं। पूरे जानने के बाद मुझे लगा कि समय आ गया कि दुनिया को परफेक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल देना चाहिए। आप उस देखने के अगर आप परफेक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल देखें तो ये मून के साथ जुड़ा हुआ है। और जो पहली 3 फेज़ है जिसको किसी ने भी मान्यता नहीं दी है, वो ब्लीडिंग फेज से शुरू करते हैं। मगर मेरा मानना है कि फर्स्ट ओवुलेशन जो प्रोलिफरेशन है वो 3 दिन पहले शुरू हुई थी, जिसके दौरान फेज 1 3 दिन है, जिसमें 10 प्राइमोर्डियल कोहार्ट ऑफ फॉलिकल्स आता है, वो बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बीच में ही GnRH रिलीज हो जाता है हाइपोथैलेमस से, और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्ट और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी से आ जाते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ओवरी से आना शुरू हो जाते हैं। ये 3 दिन बहुत मान्य हैं। और इस दौरान अगर आप नीचे एंडोमेट्रियम को देखें, जो पुरानी एंडोमेट्रियम है वो स्लोली कम होना शुरू हो गई है। ये फेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये जानने की कोशिश है, इसमें कोई दो है। और इसकी सबसे बड़ी क्लिनिकल फेज ये है प्री मेंस्ट्रुअल फेज, जो ब्लीडिंग से पहले 3 दिन शुरू होती है, जिसमें टेंशन हो, एंग्जाइटी हो, न्यूरोसिस हो, हर किस्म के कंप्लेन जो औरतें 3 दिन के लिए जाती हैं, ये इन 3 दिनों के लिए है। क्योंकि एक नया साइकिल शुरू हो गया है जिसका इफेक्ट एंडोमेट्रियम में भी है, जिसका इफेक्ट ओवरी में भी है, जिसका इफेक्ट एंटीरियर पिट्यूटरी में भी है, जिसका इफेक्ट हाइपोथैलेमस में है। जब पूरी जहाँ पे शुरू हो जाती है तो पूरी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, तो मेंटल डिस्टर्बेंस का होना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज द फर्स्ट फेज विच हैड बीन मिस्ड, शुड नॉट हैव बीन मिस्ड। अकेला शिवभूषण शर्मा ने पूरी दुनिया के मेडिकल फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल को बताया कि आप सबकी सोच गलत है, आपको इसके आधार पे काम करना चाहिए, इसके आधार पे आप परफेक्ट चीज़ें बना पाएंगे। और जहाँ तक कि सेकंड फेज़ जो ब्लीडिंग की है उसका अगर साइज भी देख लेंगे, इसके दौरान पहले में फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन है, इसमें सेकंड स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन शुरू हो जाती है। और ऑलमोस्ट ये चीज़ें सब दुनिया जानते हैं, वही चीज़ आप हार्मोन में भी इंक्रीज़ करते हुए देखेंगे, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन में भी करते देखेंगे। और सबसे ज़्यादा खूबी जो है एंडोमेट्रियम में 3 दिन के दौरान एक नई फेज़ शुरू हो जाती है। और एंडोमेट्रियम की 2 फेजेस हैं, एक बेसल फेज़ है, दूसरी प्रोलिफरेटिव फेज़ है। अब जो सेकंड फंक्शनल फेज़ है वो इस दिन शुरू होती है एज ए बेसल, मगर जब जे बनना शुरू हो जाती है जिसके कारण वो 3 दिन के दिन ब्लड सप्लाई जो एंडोमेट्रियम की है वो बंद हो जाती है। इसके कारण भी दर्द भी होती है और सारी चेंजेस हैं, जिसको साइंस वालों ने अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की है। मगर मेरा मानना है कि ब्लड सप्लाई कम हो गई है,
काटना शुरू हो गया है, यही एक आधार है जो चीज़ मैंने मून से पाई है। और ड्यूरिंग फिली फेज बेसल रह जाती है और पुरानी फंक्शनल लेयर गिर के नीचे जाती है, जो भी मैंने दिखाया हुआ है। उसके बाद थर्ड फेज जो शुरू होती है वो 8 दिन की प्रोलिफरेशन है, जिसे आप सेकंड फॉलिकुलर की फेज कहिए या थर्ड फेज कीजिए, कुछ भी कहिए, वो 8 दिन के लिए है। वो स्लोली वो ईस्ट्रोजन लेवल और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल भी बढ़ता जाता है, साथ में ईस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ रहा है। ईस्ट्रोजन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बढ़ते हैं, मगर प्रोलिफरेशन बीच में नहीं आती है। ये भी एक जीवन का सत्य है। मगर सबसे खूबसूरत ये है कि अगर परफेक्ट साइकिल होगा, जो फॉलिकल साइज है वो 21-22 mm तक आ जाना चाहिए। तो ओवुलेशन से पहले 21-22 आ गया तो समझिए हम परफेक्ट हैं, प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी दुविधा नहीं होगी। ये चीज़ भी पहली बार इसमें नज़र आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि उसमें 3 है, 3, 5 और 8। अब ईस्ट्रोजन लेवल भी बढ़ गया है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी बढ़ गया है। अब इनके कारण वहाँ पे ओव्यूलेशन हो जाती है, जिसका मतलब कि ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। ब्लीडिंग नहीं, सॉरी, ये ओवम बाहर आ रहा है, उसके लिए गर्मी की ज़रूरत है, इसलिए ईस्ट्रोजन को ईस्टर साइकिल भी कहा जा सकता है। तो वो 0.5 डेज ओवुलेशन के माध्यम में एक्सपल्शन हो जाती है। मगर उसके बाद जो 13 दिन का समय है, मैं जानता हूं कि वो 13 दिन 8 नहीं है, उसके 2 हिस्से हैं, 8 और 5। पहले 8 में कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, ये सोच के कि प्रेगनेंसी होने वाली है। फ्रॉम द कंसेप्शन टाइम से इम्प्रेगनेशन तक 8 दिन लगते हैं। अगर 8 दिन में नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम कहता है कि यार नहीं हुआ है, तो फिर पूरा साइकिल बदलना शुरू हो जाता है। उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम 5 दिन के लिए आता है और सारे हार्मोन्स और सारी चीज़ें एक एक करके देख सकते हैं। ये सब चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। यही मैंने पाया है, यही खूबसूरती है कि मून के कारण मैं परफेक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझकर आपके सामने पेश कर पा रहा हूँ। और इसमें आप दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो है वो उसमें ही है, वही काफ़ी है। थैंक यू वेरी